दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम बनाए उसका नाम है बेताल 25 2 और ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद ये पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो पढ़ते हैं इसको। 3 अंशों का भेद। बेताल राजा विक्रमादित्य द्वारा मौन भंग किए जाने पर वापस शमशान में लौट आया और चलते हुए शिरस के वृक्ष पर उल्टा लटक गया। तभी राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे ही शमशान में आया और बेताल को वृक्ष से उतारकर कंधे पर लाते पुनः अपनी राह चल पड़ा। राजन, मेरा विचार है कि राह में यदि रोचक तथा ज्ञानवर्धक बातें होती रहे तो कठिन से कठिन श्रम भी बुलाया जा सकता है। इसलिए इस शर्त के साथ मैं तुझे कथा सुनाता हूँ कि यदि तूने राह में मौन भंग किया तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम के देश का वीर सिंह नाम का एक राजकुमार था, जिसकी नौजवानी, सुंदरता, बहादुरी तथा बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वहीं राजकुमार वीर सिंह आजकल उदयपुर के घने जंगलों में शिकार खेलने आए हुए थे। एक दिन शिविर से चलते राजकुमार एक जंगली सुअर के पीछे लग गए। वह जंगली सुअर बहुत तेज व फुर्तीला था। वह सारा दिन राजकुमार को अपने पीछे लगाए भागता रहा। फिर एक स्थान पर वह पेड़ों के पीछे जाकर राजकुमार की नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार ने उसकी बहुत खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर वह चला कहाँ गया? तभी राजकुमार को यह भी पता चला कि वह रास्ता भटककर जंगल में बहुत अंदर घुस गए हैं। ओह, अब वापसी का रास्ता कैसे मालूम होगा? तभी, अरे झोपड़ी, शायद यहाँ कोई भला आदमी रहता हो जो हमें रास्ता बता दे। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचकर राजकुमार ने आवाज दी, कोई है? अरे वाह, इस भीड़ में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? अजनबी, कौन हो तुम? मैं विजयगढ़ का राजकुमार वीर सिंह हूँ, मगर तुम कौन हो? इस भयानक जंगल में कहाँ से आई हो और यहाँ किसके साथ रहती हो? मैं बहुत भागी हूँ राजकुमार। मेरा नाम तो सूर्यबाला है, पर मेरे जीव ने दम्भी नाम के उस दानव ने अंधकार कर दिया है, जो हमारे गांव के अनेक परिवार को यहाँ उठा उठा लाया है। उनमें से वह बहुतों को मारकर खा चुका है और बहुतों को पता नहीं कहाँ कैद कर लिया है। मुझे उसने अपनी इस झोपड़ी की देखभाल के लिए यहाँ रख छोड़ा है और अब उसके आने का समय हो गया है। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। नहीं सुंदरी, अगर मैंने यहाँ तुम जैसी सुंदर कन्या को न देखा होता तो मैं यहाँ से चला भी जाता, पर अब तो मैं दानों को मार कर ही यहाँ से जाऊंगा। और अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। तुम मुझसे शादी करोगे राजकुमार? तो भला मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगी? लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण या अपनी जान खतरे में डालो। वह दानव बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। तभी एक भीषण दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। कौन है? उफ, दानव आ गया राजकुमार। आहा, खूब तंदुरुस्त है तू तो। तुझे खाकर अब मैं अपनी भूख शांत करूंगा। मुझे भोजन नहीं, अपना काल समझ दुष्ट, और मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। हा हा हा, तुझे तो मैं दोनों हाथों से चींटी की तरह मसल दूंगा। तभी राजकुमार ने हवा में छलांग लगाई और ठोक, आह! मस्तक पर हुए तलवार के प्रहार से दानव का मस्तक फट गया और उसके मस्तक से खून बहने लगा। तब उसने किचकिचाकर एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई। लेकिन राजकुमार ने एक ऐसा तीर चलाया जो हवा में चट्टान से जा टकराया और उसने चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टन! यह बार भी खाली खाली जाता देख दानव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। तभी राजकुमार ने दूसरा तीर चलाया जो दानव की आंख में लगा। ओह हाय, मेरी आंख! और फिर राजकुमार ने दानव को संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वह एक के बाद एक बिजली की गति से तीर छोड़ता गया और वह सारे तीर दानव के दिशा में जहां तहां गड़ते गए। ओह! फिर से गिरी वह भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तुम विजयी हुए राजकुमार, लेकिन लेकिन क्या सूर्यबाला? मैंने तुम्हें बताया था न कि दानव हमारे और भी बहुत से गांव के अनेक परिवारों को उठा लाया था। उसमें मेरे परिवार के भी सभी लोग थे और मुझे इतना पता कि दानव उन सभी को नहीं खाया है, बल्कि बहुतों को कैद भी कर लिया है। ओह, यह तो बहुत बहुत बुरा हुआ। हमें पहले दानव से यह बात पूछ लेनी थी, पर अब क्या हो सकता है।
दानव तो अब मर चुका है। तभी, अरे यह तो वही जंगली सुअर है। हाँ राजकुमार, मैं वही सुअर हूँ जो तुम्हें अपने पीछे भगाता हुआ यहाँ ले आया था, और मैं यहाँ तुम्हारी चिंता दूर करने आया हूँ। अच्छा, तो क्या तुम यह बताओगे कि दानव का कारागार कहाँ है? नहीं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन इस सवाल का जवाब भीलगढ़ की घाटी के बाबा अगोरनाथ के पास है। धन्यवाद, बड़े चमत्कार जी हो भाई। हम मनुष्यों की तरह बोलते भी हो। और फिर सूर्यबाला को अपने घोड़े पर बिठाकर राजकुमार जंगली सुअर द्वारा बताए नीलगढ़ की घाटी के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में एक जलाशय पर राजकुमार ने विश्राम तथा स्नान आदि करके सफर की थकान मिटाने के उद्देश्य से घोड़ा रोका। लेकिन जैसे वे स्नान के लिए जलाशय में उतरे, तभी तीन हंस उनके पास आ गए। देखो, कितने सुंदर हंस हैं। तभी उन तीनों हंसों में से जो बूढ़ा था, उसने अपनी पंख से सूर्यबाला के सिर पर छांव कर दी। दूसरी बूढ़ी हंसनी ने दोनों पांव फैलाकर सूर्यबाला के कंधे छुए, और फिर उन दोनों ने एक एक बहुमूल्य मोती उन्हें भेंट किया। इस बीच तीसरे हंस ने, जो युवा था, उसने अपनी चोंच से अपना दाया पंजा घायल कर दिया। तभी सूर्यबाला ने उसके घायल पंजे को देखा, तो उसने घबराकर झट अपना आंचल फाड़ा और कपड़े की एक पट्टी निकाल ली, और वह पट्टी हंस के घायल पंजे में बांध दी। पट्टी बंधवाते ही हंस ने अपने पंखों में छुपी एक कटार निकाली और राजकुमार को भेंट कर दी। यह सब देखकर राजकुमार अचानक हंस पड़ा और बोला, सूर्यबाला, तुम कुछ देर इन सुंदर हंसों के साथ रहो, तब तक मैं सफर के लिए घोड़ा तैयार करता हूँ। फिर जब वह विदा हुए, तो तीनों हंसों ने उन्हें डबडबाई आंखों से देखा। सूर्यबाला काफी देर से कुछ सोच रही थी, फिर अचानक वह पूछ बैठी, राजकुमार, जलाशय में तुम हंसे हंसे क्यों थे, और मुझे हंसों के पास क्यों छोड़ाए थे? यह बात तथा उन हंसों का व्यवहार अब तक मेरी समझ में नहीं आया है। हा हा हा। बात सचमुच दिलचस्प थी और समझने वाली भी थी। राजा विक्रम, राजकुमार ने सूर्यबाला को इसका क्या जवाब दिया? सुनो बेताल, बूढ़े हंस ने पंख उठाकर सूर्यबाला के सिर पर छाया नहीं की थी, बल्कि आशीर्वाद दिया था, तथा बूढ़ी हंसनी ने पंख फैलाकर सूर्यबाला को बाहों में भरा भरा था, और फिर उन्होंने राजकुमार को एक एक मोती भेंट किया था। यह बात साबित करती है कि बूढ़ा हंस सूर्यबाला का पिता था और बूढ़ी हंसनी माता थी, जिन्होंने अपनी ससुराल जा रही बेटी को आशीर्वाद तथा आलिंगन आलिंगन करके तथा मुझे अर्थात अपने दामाद को भेंट देकर विदा किया। तथा वह युवा हंस, उसने अपने पंजे को घायल ही इसलिए किया था कि सूर्यबाला वहां कपड़ा बांधकर भाई को राखी बांधने का फर्ज पूरा करे। अर्थात वह युवा हंस सूर्यबाला का भाई था। उसने अपनी बहन से राखी बंधवाई और राजकुमार को कटार भेंट करके उसने अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दिया। राजकुमार की समझ में यह बातें आ गई थी। वह इसलिए ऐसा था, और सूर्यबाला को उसके परिवार के बीच छोड़कर घोड़े को तैयार करने इसलिए चला गया था कि ताकि सूर्यबाला के माता पिता और भाई उससे भली भांति मिल सके। तुमने बिल्कुल ठीक बताया राजन। राजकुमार ने भी सूर्यबाला को यही बातें बताई और उसे बिलगढ़ की घाटी में ले गया। वहां वह बाबा अगोरनाथ से मिला। दानों का कारागार वहीं जलाशय है राजकुमार, जहां तुमने तीन हंस देखे थे। दानों ने लोगों को जलचर तथा जल पक्षी बनाकर उसी जलाशय में रखा हुआ है। तुम यह फूल ले जाओ और उस जलाशय में डाल दो। जलाशय एकदम सूख जाएगा, तो और तमाम जलचर तथा जल पक्षी अपने वास्तविक मनुष्य रूप में आ जाएंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया। फूल जलाशय में गिरा और पलक झपकते ही जलाशय का पानी सूख गया और उसके समस्त जीव अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह तीनों अंश भी मनुष्य रूप में आकर अपनी बेटी तथा दामाद से मिले। मेरी बेटी, बेटी, मेरी बहन। राजा विक्रम के मौन भंग करते ही बेताल पुनः राजा के कंधे से उठ चला। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ये इसकी आखिरी स्टोरी थी। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉमिक्स है मेरे पास विक्रम और बेताल की, तो उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आगे आपको मिलती रहेंगी।
और आखिरकार ये सीरीज समाप्त हो गई। ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। ये इसमें यहाँ पे ऐड दे रखे हैं जो उस समय आते थे। और ये सीरीज शुरू हुई थी यहाँ से। ये इसका फर्स्ट कवर पेज है और ये इसकी पहली कहानी थी होनी अनहोनी। तो अगर आपने इसके बीच की सारी कहानियाँ नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, विक्रम और बेताल का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं किसी अगली सीरीज में।